दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी में 1% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बीच में भी बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। आईआरएफसी को बड़ा बेनिफिट हो सकता है इस बार बजट में। तो क्या कहती है रिपोर्ट, अच्छे से समझेंगे। दूसरी तरफ आईआरएफसी के ऊपर पेनल्टी लगी है। एक्सचेंज ने यहाँ पे पेनल्टी क्यों लगाई है, इसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है और उसको लेकर भी बड़ी अपडेट है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको ये पता ही होगा कि आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने इसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा हुआ, किसी प्रकार का कंपनी को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इसके वजह से ही इसका जीरो एनपीए भी है, क्योंकि कंपनी की कोई कर्ज डूबने की भी संभावना नहीं है। सरकारी कंपनियों को ये कर्ज पे करती है और उसकी गारंटी भी सरकार लेती है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है आईआरएफसी से, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें, 121 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 1.08% के आसपास की गिरावट देखने को। तो शुरुआत तो पॉजिटिव थी, 123 पर क्लोजिंग कल 122 के आसपास थी। पर यही दिन भर का लगभग हाई रहा, वहां से गिरावट ही हुई है, इसमें बिकवाली देखने को मिली। इसकी वजह से 120 पर आ गया स्टॉक। तो अभी भी लोगों को भरोसा बन नहीं पा रहा है। लोगों को लगता है कि रेलवे के शेयरों में अभी तेजी उतनी नहीं बन पाएगी, जबकि माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। फिलहाल आप देखें, इसका मार्केट कैप 1.59 लाख करोड़ के आसपास है। एक समय ये मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ के आसपास था। इसका पी रेशियो 23.17 के आसपास, जो काफी ठीक है। कंपनी 1.53% का डिविडेंड पे आउट करती है, यानी हर पीएसयू कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। जिसके पास पीएसयू शेयर है उनको लगातार डिविडेंड के माध्यम से भी काफी अच्छा फायदा होता है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एनएससी और बीएससी की तरफ से, यहाँ पे देखो कि 28 नवंबर 2025 को जो एक नोटिस प्राप्त हुआ था, जिनमें कंपनी की तरफ से नॉन कंप्लायंस है, जो रिक्वायरमेंट है, जो पूरी तरह से जो रूल्स बने हुए सेबी के तहत एक्सचेंज के लिए, उसका यहाँ पे फुलफिल नहीं किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या वगैरह, उनकी जो सैलरी वगैरह, उससे संबंधित सारी जानकारी जो शेयर करनी होती है और जो उस पूरे के पूरे क्राइटेरिया को उस हिसाब से मैनेज करना होता है, वो यहाँ पे नहीं हुआ है। जिसकी वजह से इनके ऊपर ये फाइन लगाया गया है दोनों एक्सचेंज की तरफ से। तो इसी को लेकर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई 18 दिसंबर 2025 को, यहाँ पे देख कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से यहाँ पे क्लियर किया गया कि ये जो इस समय जो रिक्वायरमेंट है कि जैसे नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की संख्या हो, या फिर ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी से संबंधित जो जानकारी हो, वो सारा का सारा जो उनके जो नियम कायदे बने हुए हैं सेबी के रूल्स के तहत, उसको फुलफिल हम नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पे पेनल्टी है इम्पोज की गई है, लगाया गया फाइन, उसको वापस लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधिकार नहीं है। यह कंपनी जो है राष्ट्रपति जी की कंपनी है। तो यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट होनी है किसी की भी, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या फिर और कोई फैसले हो, वो राष्ट्रपति जी के हाथों से होते हैं। उसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अपॉइंटमेंट की जो सारी जिम्मेदारी है वो रेलवे सेक्टर नहीं कर सकता है, आईआरएफसी नहीं कर सकती है। और इसीलिए जो रूल्स बने हुए हैं, जो भी रेगुलेशन के तहत आप देखो कि सेबी के तहत रूल्स है, उसके हिसाब से जो उसको हम पूरा नहीं कर सकते, और इसके लिए आपको जो भी पेनल्टी है उसको वापस लेना चाहिए। तो देख सकते हो कि इसकी पूरी जानकारी दी गई कि ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की तरफ से चुनी जाती है। हमारे राष्ट्रपति जी महामहिम जो है उसके ऑनर है, वो प्रमोटर है, वही इसके बारे में जिम्मेदारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे आईआरएफसी की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है। तो ये 20 जनवरी 2026 को 11 बजे शुरू होगी। इसमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा इन्वेस्टर के साथ में, जिसमें चेयरमैन और एमडी श्री मनोज कुमार दुबे होंगे। इसके अलावा सीएफ होंगे श्री रणधीर साय, और इसके अलावा ये फिलिप्स कैपिटल इंडिया की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अंदर सारी की सारी जानकारी शेयर की जाएगी रिजल्ट से संबंधित।
और आप देख सकते हो कि जो भी इसके निवेशक है वो इसका हिस्सा बनेंगे। अब बात करें कंपनी के रिजल्ट की, तो रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी का लगातार साल दर साल रिजल्ट बेहतर हो ही रहा है। आप देखिए 2021 की बात करें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 15,770 करोड़ के आसपास है। 2022 में ये सीधा 20,299 करोड़ तक पहुंच गया और 2023 की बात करिए 23,891 करोड़ तक पहुंचा और 2024 में 26,645 करोड़ के आसपास पहुंचा और 2025 की बात करिए सीधा 27,152 करोड़ के आसपास पहुंचा। यानी एक भी साल ऐसा नहीं है जहाँ पे आप देखो कि रेवेन्यू गिरा हो। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो 2021 में आप देखिए 4,416 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होता। 2022 में ये 6,089 करोड़ तक पहुंच गया और बात करें 2023 की तो ये 6,337 करोड़ तक पहुंच गया। 2024 में 6,412 करोड़ तक पहुंचा और 2025 आते आते देख सकते ये 6,502 करोड़ तक पहुंचा। यहाँ पे प्रॉफिट हर साल बढ़ा है, कहीं कोई ऐसा साल नहीं जब प्रॉफिट गिरा हो। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है, कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब तो कंपनी पावर सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है, यानी अब इसका जो पोर्टफोलियो और मजबूत हो रहा है। इसके अलावा कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है, तो इससे आने वाले समय बिजनेस में और ग्रोथ बढ़ेगी। कंपनी अब जो बुलेट ट्रेन के लिए या फिर हाई स्पीड रेल के लिए भी प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनेंस प्रोवाइड करना शुरू कर चुकी है, यानी कंपनी का बिजनेस और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये नवरत्न कंपनी आने वाले समय महारत्न बन सकती है, उसी टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में शेयर की प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि ये स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से अभी भी कम से कम 100 रुपीज डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। अब हमारा बजट आने वाला है, तो देखो कि सरकारी सूत्रों और जानकारों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय रेलवे के ग्रॉस बजटरी सपोर्ट यानी जीबीएस में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, यानी बड़ा बजट बढ़ने की उम्मीद कम है। 2026 के लिए रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए का जीबीएस मिला हुआ है, तो लग रहा है कि इस बार भी हल्की सी बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन आप देखो कि 10,000 करोड़ रुपीज़ की एक्स्ट्रा बजटरी जो रिसोर्स यानी ईबीआर के तहत खर्च करने की इजाज़त सरकार देगी, जिसमें पीपी प्रोजेक्ट भी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा फंड से ही इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की रफ्तार बनाए रखी जा सकती है, इसलिए इसमें ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी की आवश्यकता नहीं है। यानी जो पैसे पहले ही अलॉट किए गए उससे काम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। पिछले बजट में जो एलोकेशन उसमें 80% पैसा ऑलरेडी खर्च कर दिया गया है, तो रकम करीब 2,03,138 करोड़ के आसपास बैठती है। अप्रैल से अब तक कैपेक्स यानी 1.95 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बन चुका है, पहुंच चुका है। तो ये जो पैसा है नई रेलवे लाइन और ट्रैक डबलिंग और स्टेशन अपग्रेड और आधुनिक ट्रेनों में लाने में लगा हुआ है। मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा रफ्तार से काम हुआ तो इस वित्त वर्ष के अंत तक बजट पूरा इस्तेमाल हो जाएगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। ब्रॉडगेज नेटवर्क करीब 69,400 किलोमीटर का ऑलरेडी है, इसमें 99.2% का इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ये देख सकते हो कि आने वाले समय ये फोकस और बड़े दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। डीजल पर खर्च 10,000 करोड़ रुपीज़ के नीचे आ गया है। इससे अब देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उसके लिए 6,150 करोड़ रुपीज़ का बजट रखा गया था। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसमें काम हो, तो बजट भले ही सेम रहे लेकिन स्थिर रहने के बावजूद भी प्राथमिकता बदलेगी। लेकिन देखिए कि पैसे का बंटवारा है जो जरूर बदलेगा। अधिकारी साहब कह रहे कि जीबीएस को नहीं प्राथमिकताओं के हिसाब से रिजिक किया जाएगा। ज़्यादा पैसा बुलेट ट्रेन, ट्रैक सेफ्टी और नेटवर्क के डीकंजेशन पर किया जा सकता है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए भी पहले ही 19,000 करोड़ रुपये रखे गए। इस प्रोजेक्ट पर सरकार की खास नज़र है। तो इस तरह से अब की बार बजट इस दूसरी जगह बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आईआरएफसी को तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा ही। आईआरएफसी रेलवे की कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, तो अगर सरकार इस बार बजट नहीं बढ़ाएगी तो आईआरएफसी की तरफ से इनको फंड प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।